कॉमन सॉल्ट हमारे यूज में आने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस को समझने के लिए इसे कई एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसे कॉमन सॉल्ट नहीं कहते। इसका एक केमिकल नाम है जो है सोडियम क्लोराइड। और इसे कैसे लिखते हैं? इसे ऐसे लिखते हैं NaCl। इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स के भी सिंबल्स होते हैं। किसी किसी सिंबल्स में नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि CO2, H2SO4, H2S, Al2O3 और इत्यादि। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कंपाउंड्स को ऐसे क्यों लिखा जाता है? हम NaCl के बजाय ClNa क्यों नहीं लिखते? हम कंपाउंड्स में कोई भी रैंडम नंबर क्यों नहीं लिख सकते? जैसे कि CO2 की बजाय C5O या H2SO4 की बजाय H4S2O। आप कहेंगे कि ये कन्वेंशंस हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कन्वेंशंस भी कुछ रूल्स से बनते हैं। तो चलिए कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, इसके रूल्स समझते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आप बता सकते हैं कि आखिर एक केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? आसान शब्दों में केमिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड के कॉम्पोजिशन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। घबराइए नहीं, हम इस डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और कॉम्पोजिशन का मतलब है कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो H2O का मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है तो इसके साथ हाइड्रोजन के 2 एटम्स क्यों जुड़ रहे हैं? ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनमें अलग अलग मात्रा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है? जी हाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेने वाले एटम्स की वैलेंसी से ये डिसाइड होता है। लेकिन वैलेंसी का क्या मतलब होता है? ये एटम्स की कंबाइन होने की क्षमता होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स की वो मात्रा है जो एलिमेंट्स के एटम्स दे सकते हैं, ले सकते हैं या फिर आपस में शेयर कर सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के इस एग्जाम्पल में हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की 1। इसका मतलब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 2। इसी कारण इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। जैसे एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड होता है, इस तरह एक कंपाउंड बनाने के लिए वैलेंसी काम करती है। क्या वैलेंसीज को याद रखना ही काफी है? नहीं, वैलेंसीज के साथ हमें कई जरूरी रूल्स हैं जो ध्यान में रखने होंगे। चलिए इसे समझने के लिए फिर से कॉमन सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। इसे हम सोडियम क्लोराइड या NaCl ऐसे ही क्यों लिखते हैं? क्लोराइड सोडियम या ClNa क्यों नहीं? ये हमें पहला रूल सिखाता है। पहला रूल कहता है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल से बने कंपाउंड में मेटल कंपोनेंट को हमेशा पहले लिखते हैं और नॉन मेटल कंपोनेंट को बाद में लिखते हैं। इस कॉम्बिनेशन में सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल, इसलिए इस कंपाउंड को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, न कि क्लोराइड सोडियम। चलिए इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है जो मेटल आयन और नॉन मेटल सल्फर से बना है। जी हाँ, यह है आयन सल्फाइड, जिसे FeS लिखा जाता है। पहले मेटल लिखते हैं और फिर नॉन मेटल। तो ये पहले रूल के बारे में था। हम केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए पहले रूल को देख चुके हैं। एक कंपाउंड अगर मेटल और नॉन मेटल से बना हो तो हम पहले मेटल कंपोनेंट को लिखेंगे और फिर नॉन मेटल कंपोनेंट को लिखेंगे। इस तरह हमें NaCl या FeS मिलते हैं। चलिए अब दूसरा रूल समझते हैं। जैसे हमारा पहले रूल मेटल्स और नॉन मेटल से बने कंपाउंड्स के लिए था, उसी तरह दूसरा रूल पॉलीएटॉमिक आयंस से बने कंपाउंड्स के लिए है। लेकिन पॉलीएटॉमिक आयंस का क्या मतलब होता है? जी हाँ, हमने पहले ही देखा है कि पॉलीएटॉमिक आयंस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें चार्ज्ड एटम्स होते हैं। क्योंकि ये चार्ज्ड हैं, हम इन्हें आयंस कहते हैं, और क्योंकि इनमें कई एटम्स होते हैं, इन्हें पॉलीएटॉमिक यूनिट कहा जाता है। हमने अब तक देखा है कि कंपाउंड्स जिनमें पॉलीएटॉमिक आयंस और मेटल और नॉन मेटल कॉम्बिनेशन होता है, उनके केमिकल फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम एक आखिरी रूल को देखते हैं जो वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, किसी भी एटम की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की वो संख्या है जो एटम्स के बीच दी, ली या शेयर की जा सकती है। शॉर्ट में एटम की जुड़ने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। तो तीसरा रूल ये कहता है कि वैलेंसीज के आधार पर एक पूरे मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज बैलेंस्ड होना चाहिए। और हम इसे कैसे समझ सकते हैं? चलिए वाटर मॉलिक्यूल H2O का एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हर एक की वैलेंसी क्या है?
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है लेकिन हाइड्रोजन की 1 है। हम ये जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए ऑक्सीजन के एक एटम को हाइड्रोजन के 2 एटम्स की जरूरत होती है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को देखें तो हम देख सकते हैं कि एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऑर्बिट में एक राउंड के लिए घूमेगा और फिर ऑक्सीजन एटम के आखिरी ऑर्बिट में घूमते हुए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा। ये सेम चीज सेकंड हाइड्रोजन एटम के लिए दूसरे साइड भी होगी। इसका मतलब कि पूरे वाटर मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम्स को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए एक चांस मिलेगा। दूसरे राउंड में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को एक चांस मिलेगा। अब सोचिए, अगर इस यूनिट में से हम एक हाइड्रोजन एटम निकाल दें, जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टेबल स्टेट हासिल करने के लिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। खैर, जब बात ऑक्सीजन की आती है तो कहानी कुछ अलग है। हाइड्रोजन से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ऑर्बिट में एंटर करने पर आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स कर देता है। ये 2 चीजें बताता है। पहला कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन एटम के पास उसके रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। आमतौर पर ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एटम को एक नेगेटिव चार्ज देता है। इसी कारण से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का एक एटम निकाल देते हैं तो हमें हाइड्रोक्सिल यूनिट पर एक नेगेटिव चार्ज मिलता है और यूनिट की एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ये बताती है कि वो स्टेबल नहीं है और स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब कि एक स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल पाने के लिए उस पर चार्जेस बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम्स का होना जरूरी है। सिर्फ तभी मॉलिक्यूल पर जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाता है। इस तरह से तीसरा रूल वैलेंसी के आधार पर कॉम्पाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले को तैयार करने में मदद करता है। हम कॉम्पाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए कुछ रूल्स सीख चुके हैं। एक्चुअल फॉर्मूले लिखने से पहले चलिए उन रूल्स को फिर से देख लेते हैं। पहले रूल के अनुसार एक कॉम्पाउंड अगर मेटल और नॉन मेटल से बना हो तो हम पहले मेटल कंपोनेंट को लिखेंगे और फिर नॉन मेटल कंपोनेंट को लिखेंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि जब एक कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयंस हो तो उन्हें ब्रैकेट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आखिरी रूल ये कहता है कि वैलेंसीज के अनुसार एक मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। जी, ये 3 बेसिक रूल्स थे। केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए चलिए एलिमेंट्स की वैलेंसीज के चार्ट को तैयार रखते हैं। हम यहाँ कुछ जरूरी एलिमेंट्स की वैलेंसीज देख सकते हैं। अब जब हम रूल्स और एलिमेंट्स की वैलेंसीज से वाकिफ हैं, चलिए कुछ कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए हम कुछ आसान कंपाउंड से शुरू करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले हम दोनों एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखेंगे और फिर उनकी वैलेंसीज। हाइड्रोजन का सिंबल H है और क्लोरीन का Cl। और इनकी वैलेंसीज क्या है? हमारे चार्ट के अनुसार दोनों की वैलेंसी 1 है। दोनों में एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की क्षमता है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड होगा। क्या यह सही है? जी बिल्कुल। इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होगा। यहाँ हमें इसे H1Cl1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हमें बस HCl लिखना होगा। इसी तरह चलिए एक और आसान कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए पहले दोनों एलिमेंट्स के सिंबल लिखते हैं और फिर उनकी वैलेंसीज लिखेंगे। क्या हम यहाँ HS लिख सकते हैं? जी नहीं, ये गलत होगा। ये इसलिए क्योंकि इनकी वैलेंसी सेम नहीं है। सल्फर की वैलेंसी 2 है, उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये हमें संकेत देता है कि दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये लाजमी है कि बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत होगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसकी वैलेंसी 2 है। तो वैलेंसीज को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स को बॉन्ड होना होगा एक सल्फर एटम के साथ, ताकि मॉलिक्यूल पर कोई नेट चार्ज ना हो। इसलिए हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S मिलता है। मैग्नीशियम के लिए सिंबल Mg है और क्लोरीन के लिए Cl है। यहाँ एक की वैलेंसी पॉजिटिव 2 और दूसरे की नेगेटिव 1 है। एक सेकंड रुकिए,
+2 और -1 से हमारा क्या मतलब है? ये सही टर्म्स में वैलेंसी नहीं है, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये क्या हो सकता है? चलिए इन्हें आसान टर्म्स में समझते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे हमारा मतलब है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाने की और नेगेटिव चार्ज पाने की क्षमता है। चलिए इन्हें आसान टर्म्स में समझते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे हमारा मतलब है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाने की और नेगेटिव चार्ज पाने की क्षमता है। दूसरी तरफ अगर एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इससे हमारा मतलब है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स को खोने और पॉजिटिव चार्ज पाने की क्षमता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैग्नीशियम में +2 चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को खोने की क्षमता रखता है। और इसके विपरीत क्लोरीन में -1 चार्ज है, जो इंडिकेट करता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये एक इलेक्ट्रॉन को पाने की क्षमता रखता है। ये इंडिकेट करता है कि चार्जेस बैलेंस करने के लिए और मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन एटम्स को बॉन्ड करने की जरूरत है। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? जी हाँ, ये MgCl2 होगा। आसान टर्म्स में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देगा और दोनों क्लोरीन एटम को वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसे Cl2Mg लिखा जा सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और इसलिए इसे पहले लिखा जाता है और फिर क्लोरीन लिखा जाता है, जो कि एक नॉन मेटल है। चलिए अब कंपाउंड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के सिंबल्स क्या हैं? जी हाँ, ये Al और O हैं। और इनकी वैलेंसीज क्या हैं? जी हाँ, हमारा चार्ट बताता है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, जबकि ऑक्सीजन की 2 है। और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। लेकिन हमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? हम इसका बहुत ही बेसिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास एक एल्यूमिनियम है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है जो इसे इस तरफ प्राप्त कर सकता है। लेकिन रुकिए, ऑक्सीजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ले सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कोई दूसरे एटम को दिया जाना चाहिए। यहाँ एक और ऑक्सीजन हमारे काम आता है। ये इस एल्यूमिनियम एटम से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन अब अगली प्रॉब्लम यह है कि ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे? खैर, हमें इस ऑक्सीजन एटम की दूसरी तरफ ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का दूसरा सेट मिलेगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इस एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के पेयर में भी एल्यूमिनियम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया जाएगा, है ना? हाँ, अब हमारे पास सभी एटम्स हैं जो एक दूसरे से ऐसे बॉन्ड होते हैं जिससे कि सभी स्टेबल हो जाते हैं। और ये कारण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमें 2 एल्यूमिनियम एटम्स और 3 ऑक्सीजन एटम्स की जरूरत है। चलिए दूसरे एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। अब चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। कैल्शियम का सिंबल Ca है और हाइड्रोक्साइड को OH लिखा जाता है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। और हम हाइड्रोक्सिल आयन का केस जानते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जी हाँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इंडिकेट करता है कि कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल आयंस की जरूरत होगी। तो हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ये CaOH2 होना चाहिए, है ना? नहीं, ये गलत है। लेकिन क्यों? चलिए हम आपको एक हिंट देते हैं। क्या हम नहीं जानते कि हाइड्रोक्साइड एक पॉलीएटॉमिक आयन है? जी हाँ। तो रूल्स के अनुसार क्या ये ब्रैकेट्स में नहीं लिखा होना चाहिए? बिल्कुल। इसलिए केमिकल फॉर्मूला CaOH2 होगा, जो इंडिकेट करता है कि एक कैल्शियम एटम 2 हाइड्रोक्सिल आयन से बॉन्डेड है। अब चलिए दूसरा कंपाउंड लेते हैं जिसमें से एक पॉलीएटॉमिक आयन है। चलिए हम अमोनियम सल्फेट को कंसिडर करते हैं। अब अमोनियम का सिंबल NH4 है और सल्फेट का SO4 है। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है? जी हाँ, दोनों ही पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं। अमोनियम की वैलेंसी 1 है, जबकि सल्फेट आयन की 2 है। अमोनियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन है जो वो आसानी से दे सकता है, जबकि सल्फेट आयन को
2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हमें अमोनियम सल्फेट का एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 अमोनियम आयंस और 1 सल्फेट आयन की जरूरत है। अब ये फॉर्मूला कैसे होगा? क्या ये ऐसे लिखा जाना चाहिए या ऐसे? इनमें से कौन सा सही है? जी बिल्कुल, दूसरा वाला। ये इसलिए क्योंकि जब हमारे पास सिर्फ एक पॉलीमर लिखते हैं, हाँ, इसलिए NH4 ट्वाइस SO4 ये फॉर्मूला सही है। इसी तरह से हम कई कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिख सकते हैं जिनके सिंबल्स और वैलेंसीज हम जानते हैं।